और वेट, ये दो ऐसे शब्द हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती रहती है, क्योंकि सोसाइटी में इन दोनों ही शब्दों को, मास और वेट को, जो नॉन साइंटिफिक पर्सन है वो इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, ये सोच के कि दोनों एक दूसरे के लिए एक जैसा ही मीनिंग रखते हैं। लेकिन जब हम इसको फिजिकल साइंस में देखते हैं तो ये दोनों ही शब्दों के जो मतलब हैं वो बिल्कुल अलग अलग से निकलते हैं। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ बात कहूँगा कि हम मास किस चीज़ को कह सकते हैं, मास क्या चीज़ है। जैसे सपोज कीजिए अगर आपके पास ये एक कोई स्टोन है, तो इस स्टोन में मास क्या चीज़ है और वेट क्या चीज़ है। यही एक इसका सीधा सा क्वेश्चन है कि हमें मास और वेट में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो मास क्या है कि मास मेजर है इनर्शिया का, जैसा कि यहाँ लिखा मास है मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, राइट। अब इनर्शिया एक ऐसा है कि शब्द तो है, इनर्शिया का मतलब होता है इनर्टनेस। इनर्टनेस का मतलब होता है जिसमें कोई बदलाव ना आ सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके पास एक ही छोटा सा पत्थर रखूं और मैं आपके पास एक बड़ा सा पहाड़ रख दूं और आपको कहूं कि आप इन दोनों को ही पुश करके दिखाइए कि आप इसमें से किसको पुश कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप ये समझ सकते हैं कि जो ये माउंटेन है, M फॉर माउंटेन, S फॉर स्टोन, आप देख सकते हैं कि माउंटेन को हिला पाना भी आपके लिए नामुमकिन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि माउंटेन हिल ही नहीं सकता, जैसे कि अब अर्थक्वेक्स में माउंटेन भी हिलते हैं। लेकिन अभी आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि जिस चीज को आप हिला सकते हैं, यानी कि आप इस स्टोन को बात कर रहे हैं, तो स्टोन आपने हिला दिया तो स्टोन का इनर्शिया कम है। इनर्शिया मतलब ये होता है कि जब आप उसमें कुछ भी बदलना चाहते हैं तो वो अपनी इनर्टनेस शो करता है, मतलब ये कि वो बदलना नहीं चाहता। अगर आप उसे हिलाना चाहें तो हिलना ना चाहे, राइट। तो जैसे कि माउंटेन है, हम कह सकते हैं माउंटेन इज मोर इनर्ट, और इसे हम ऐसे कह सकते हैं माउंटेन हैज मोर इनर्शिया टू रेजिस्ट द चेंज, राइट। तो चेंज को रेजिस्ट करना माउंटेन के लिए पॉसिबल है क्योंकि उसका मास बिगर है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो भी आपके आसपास जो लोग हैं, अगर उनमें से कोई बहुत ज्यादा हैवी दिख रहा है तो इसका मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है। ओके, सो दैट वाज अबाउट द मास। अब मास की सबसे अच्छी बात यह है कि जो मास है ये हमेशा सेम रहता है। इसे आप पूरे ब्रह्मांड पे, पूरे यूनिवर्स में ऐसे आप कहीं पर भी मास को मेजर करेंगे तो मास जो है वो हमेशा ही वही रहेगा जो अर्थ पे रहता है, राइट। तो मास की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि मास जो है वो कांस्टेंट है, ये प्लैनेट के साथ में चेंज नहीं होता है, राइट। अब अगर हम बात करते हैं वेट का, कि वेट क्या चीज है, तो सिंपल सी बात है कि वो जो आपके पास स्टोन था और वो जो माउंटेन था, इन माउंटेन और स्टोन्स को अर्थ अपनी तरफ पुल करेगा, राइट। और ये जो अर्थ पुल करेगा ये होगा ग्रेविटेशनल पुलिंग, जिसको हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि इस इक्वेशन से हम समझ सकते हैं। तो डेफिनेट से आप बात देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये स्मॉल m है, जिसे कि मैं यहाँ पर रेड सर्कल से मेंशन कर रहा हूँ कि जो स्मॉल m है ये है इस स्टोन का मास या फिर इस माउंटेन का मास, और जो बिगर m है जिसको मैं रेड से ही शो कर रहा हूँ, ये बिगर मास है अर्थ का। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टोन है और माउंटेन है ये अर्थ के रिस्पेक्टिवली काफी स्मॉल होंगे साइज में, लेकिन जिस फोर्स से ये अर्थ की सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, उस फोर्स को हम बोलते हैं वेट। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई 1 किलो का अगर आपके पास पत्थर है, राइट, तो अब आप उस 1 किलो के पत्थर का कितना मास होगा वो आप सॉरी इसका जो वेट होगा वो आप यहाँ पता कर सकते हैं इस इक्वेशन से। और इवेंचुअली क्योंकि वेट को मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये फोर्स है, जिस वजह से, जिस फोर्स से ये अर्थ के सेंटर पे अट्रैक्ट होता है, तो डेफिनेटली जो मास है और वेट है उसमें ये भी एक बड़ा डिफरेंस आएगा कि वेट को आप न्यूटन में रिप्रेजेंट करेंगे और मास को आप किलोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि इनके यूनिट जो है वो डिफरेंट होंगे, राइट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फोर्स की इक्वेशन हमने सिंपल लिखा था F इक्वल्स टू मास टाइम्स द एक्सेलरेशन। ये वो एक्सेलरेशन है जिससे ऑब्जेक्ट मूव करता है, और अगर ऑब्जेक्ट जो है केवल फ्रीली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करता है
तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो ड्यू टू ग्रेविटी होगा। और इस करके अब आप इस इक्वेशन में इस वर्ड f को इस लेटर f को आप रिप्लेस कर देंगे w लेटर से, राइट। तो हमारे पास जो वेट है उसका सिंपलेस्ट इक्वेशन बन जाएगा वेट इक्वल्स टू m टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, राइट। और इसके यूनिट्स होंगे न्यूटन। इसका ध्यान रखना कि जब आपने न्यूटन को फुल लिखना है तो इस फुल यूनिट में आपने n को स्मॉल रखना है। हालांकि ये किसी का नाम है और ग्रामेटिकली जब हम किसी नेम को रिप्रेजेंट करते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। पर ये ध्यान रखना कि न्यूटन ऑल्दो इट इज अ नेम ऑफ ए साइंटिस्ट, फेमस साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन, बट ये इस वक्त ये नाम नहीं है, इस वक्त ये यूनिट है फोर्स का। तो जब भी आप यूनिट लिखते हैं, यूनिट को अगर आप पूरे स्पेलिंग्स में लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होता है, और अगर आप उसको सिंगल लेटर में लिखते हैं तो वो कैपिटल होगा, राइट। तो ये आप एक थोड़ा सा अपने लिए ध्यान रखना। अगर एग्जाम में अगर किसी ने NETON लिख दिया कि हम जैसे 2 न्यूटन इस तरीके से लिखा तो ये उसका गलत माना जाएगा, राइट। उसी तरीके से अगर आप 2 न्यूटन को अगर आप ऐसे लिख देंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि इस स्मॉल n का मतलब होता है नैनो, राइट, और बिगर n का मतलब होता है न्यूटन, राइट। सो बिगर n मीन्स न्यूटन, स्मॉलर n मीन्स नैनो। तो न्यूटन को या तो आप कैपिटल N लिखेंगे या फुल नेम लिखेंगे विद स्मॉल लेटर n, ओके। अब ये बात भी बहुत जरूरी है समझ लेना कि जो हमारी अर्थ है वो अर्थ कुछ इस तरीके की शेप में है। अर्थ थोड़ी सी ओब्लेट टाइप का है, मतलब थोड़ा सा पिचका हुआ बॉल जैसा है, राइट, जो कि सेंटर से थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है, बिकॉज इसमें लिक्विड आयरन होता है। रोटेशन के दौरान ये बाहर की तरफ पुश आउट होता है, जिस वजह से सेंटर से अर्थ जो है थोड़ी सी फैली हुई होती है और ऊपर से थोड़ी सी चपटी हुई होती है, राइट। तो इस वजह से जो सेंटर है, अर्थ का जो सेंटर है, आप देखेंगे कि हर पॉइंट से, अर्थ के सेंटर के हर पॉइंट से जो सरफेस का डिस्टेंस है वो अलग अलग होता है, और इसी वजह से जो सेंटर है वो अर्थ के हर एक सरफेस से अलग अलग है। तो इसी कारण से जो इस ग्रेविटी जो g की वैल्यू है वो भी डिफरेंट होती है अर्थ के लिए, डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ द प्लेस। आप यहाँ पर हैं, आप इंडिया में हैं, आप नॉर्थ पोल पे हैं, आप साउथ पोल पे, आप यूएस में हैं, आप कहाँ पर हैं, तो उस पर डिपेंड होते हुए इस जी की वैल्यू जो है वेरी करती है। लेकिन हम जिस वैल्यू को लिखते हैं 9.8, ये जो वैल्यू है आप ये समझ लीजिए कि ये एक एवरेज वैल्यू है, राइट। तो अर्थ के लिए एवरेज वैल्यू है और ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, राइट। हालांकि प्लेस टू प्लेस ये वेरी करता है, लेकिन हम इसको हर एक प्लेस के लिए अलग अलग जी से कंसिडर करने से अच्छा है कि हमने इसको एक एवरेज वैल्यू ले लिया। अब क्योंकि जी कांस्टेंट है तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन थी W = mg, इसमें क्योंकि जी कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर वेट को बढ़ाना है तो आपको जी और m में से आपको मास ही बढ़ाना पड़ेगा, तो ही m बढ़ेगा। लेकिन ये बात भी ठीक है कि अगर g बढ़ जाता है तो भी वेट बढ़ जाएगा, और अगर g घट जाएगा तो वेट भी घट जाएगा। अब जैसे कि मैं एक यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज कीजिए कि आपके पास ये है अर्थ और सपोज कीजिए कि आपके पास ये है मून। अब क्योंकि देखिए मून का साइज स्मॉल है देन अर्थ, अगर मून का साइज स्मॉल है देन अर्थ, तो इसका साफ मतलब होगा कि मून का जो g होगा, जिसको मैं g सब m बोल दूंगा और इसको मैं g सब e बोलूंगा, तो जो मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो अर्थ से कम होगा। अब क्योंकि मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मून का कम है, बिकॉज मून का मास कम है अर्थ से, इसी वजह से अगर आपके पास कोई वेट है ऑन अर्थ और वेट है ऑन मून तो वो वेट भी ज्यादा होगा अर्थ पे एज कंपेयर टू ऑन मून। तो अगर आप मून पे जाते हैं तो आप थोड़ा लाइटर फील कर सकते हैं और ये बड़ा ही कमाल का एक्सपीरियंस होता है। अगर हम इस चित्र में देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक एस्ट्रोनॉट है ये एक मून के सरफेस पर है। इस वीडियो में ये चीज साफ तौर पे दिखाई गई है कि आप देखते हैं कि जो एस्ट्रोनॉट है वो यदि अर्थ के ऊपर अगर जमीन पर वह 1 फुट ऊंचा उछल सकता है तो वह चांद की सतह पे वो 6 फुट ऊंचा उछल सकता है उतनी ही ताकत से। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बने रहना बड़ा मुश्किल है। आप देख सकते हैं जैसे देखिए गिर रहा है तो ये बहुत ही आराम से देखिए उठ सकता है। इसे कोई स्लो मोशन में पिक्चर को नहीं बनाया गया है, बस ये समझाने के लिए है कि
क्योंकि चंद्रमा के ऊपर ग्रेविटी बहुत कम होता है, अर्थ के मुकाबले में वो 1/6 गुना हल्का है, तो उसकी ग्रेविटी भी 1/6 गुना होती है। इसीलिए वहां पर आप बहुत आराम से मजे ले सकते हैं, जैसे कि आप किसी स्प्रिंग बॉल के ऊपर खेल रहे हैं। अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें इस चीज को कि कैसे आया, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इन दोनों के मासेस को देखना है कि आप यहाँ मास से ही समझ सकते हैं कि मास जो है अर्थ का 5.98 है, इसका 7.36 है, और ये करीब इससे 100 गुना हल्का है। और रेडियस जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 1/6 गुना रेडियस भी है इसका। और अब अगर आप इसकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस को देखें तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे ई सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। ई का मतलब हो गया, ई नोटेशन रिप्रेजेंट करता है अर्थ के लिए, राइट। तो अगर आपके पास यहाँ पर ये मास है, यहाँ मास ऑफ अर्थ होगा, यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ होगा, राइट। इसको हम ई से लिख लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मास ऑफ मून है, रेडियस ऑफ मून है। तो अगर आप दोनों ही इक्वेशन को, यानी कि इस वाले इक्वेशन को और अगर आप इस वाले इक्वेशन को, दोनों को अगर आप रेशियो ले लेते हैं, तो आपके पास जो रेशियो आती है वो आती है 1/6, राइट। तो WM/WE 1/6 होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वेट ऑन मून इट इज इक्वल टू वेट ऑन अर्थ डिवाइड बाय 6, राइट। इसका मतलब जितना भी आपके पास मून होगा, जितना भी आपका मून पर वेट होगा वो अर्थ के वेट का 1/6 होना चाहिए, राइट। सो ये है इसकी सबसे बड़ी अच्छी बात कि आप मून पर बहुत हल्का महसूस करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना सिंपल है। मास ऑफ एक ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट जिसका मास है 10 किलोग्राम और इसका वेट पूछा गया अर्थ पे कितना वेट होगा। तो सिंपल है कि आप 10 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आएगा 98 न्यूटन, राइट। सो ये आपके पास आंसर आ गया कि इसका मास हो गया 98 न्यूटन। अब अगर मुझे इसी मास को अगर मुझे मून पे कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, सॉरी इसी वेट को अगर मून पे कैलकुलेट करना है, वेट ऑन मून, तो कितना होगा। तो सिंपल है 98 डिवाइड बाय 6। और अगर मुझे इसी मास को ये देखना है कि अगर ये मास 10 किलो का अर्थ पर है तो ये मास मून पर कितना होगा, तो मून पर इसका मास होगा 10 किलो, क्योंकि मास जो है वो चेंज नहीं होता है ब्रह्मांड में, कहीं भी चले जाएंगे मास कांस्टेंट रहेगा, केवल वेट ही चेंज होगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिखाया गया है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 10 न्यूटन है अर्थ के ऊपर, तो पूछा गया कि अगर इसको सरफेस ऑफ मून पे अगर हम इस ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो कितना वेट शो कर सकता है। तो ऑब्वियसली 10/6 करेंगे और इसका आंसर आएगा 10/6 करके 1.67 न्यूटन। ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, राइट। तो इस तरह के न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो सके एग्जाम्स।